तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जैसे आपको बेटा पता होगा ये प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन का चौथा स्टेप है। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है तीसरा स्टेप है। और चौथा स्टेप ऐसे है कि कुछ बुक्स लिखते हैं कि भाई एक प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस है, दूसरा स्टेप है आपका एसीटाइल कोएंजाइम है, तीसरा स्टेप क्रेब्स साइकिल है और चौथा स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है, दूसरा स्टेप है क्रेब्स साइकिल। एसीटाइल कोएंजाइम को स्टेप नहीं बताते हैं कुछ बुक्स, तो डायरेक्ट वो क्रेब्स साइकिल को तीसरे के बजाय दूसरा स्टेप बताते हैं, तीसरा स्टेप बताते हैं कुछ बुक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो कुछ बुक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को तीसरा स्टेप बताया गया है, कुछ में चौथा स्टेप बताया गया है। तो आप अपने बुक के हिसाब से इसको चीज़ को याद कर लो। अब हम आगे चलें तो बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है ये प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपके सेल चैप्टर में, उसका लेक्चर यहाँ पे मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया का आप थोड़ा देख लें, पढ़ लें, ताकि स्ट्रक्चर याद हो तो ये प्रोसेस भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बेटा आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो लेयर होती हैं, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, एक इसकी आउटर लेयर है, एक होती है इनर लेयर। इनर लेयर जो होती है इसमें फोल्ड होते हैं, इस फोल्ड को हम कहते हैं क्रिस्टी। आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो प्रोसेस है ना बेटा वो यहाँ पे होगा माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी लेयर पे, इसके ऊपर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस। और इसमें हुआ क्या था, ओवरऑल आपका देखें ग्लूकोज टूटा था बेटा, तो ग्लूकोज टूटना शुरू हुआ था साइटोप्लाज्म में। ये आपका सेल है बेटा, सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म में C6 कंपाउंड था जिसका नाम था ग्लूकोज। ये ग्लूकोज टूटा दो मॉलिक्यूलों में, दो मॉलिक्यूलों का नाम था पायरुविक एसिड या पायरुवेट C3H4O3। अब ये दो पायरुविक एसिड बने थे, ये आपका था ग्लाइकोलाइसिस। तो रेस्पिरेशन शुरू कहाँ से हुआ था? साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे बेटा दो NAD बनी थी आपके ग्लाइकोलाइसिस में, और ये दो NAD कहाँ पड़ी है? साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी है, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम बनी थी। ऐसे दोनों पायरुविक एसिड जो है आगे ये आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब दोनों पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आते हैं, अब ये दोनों पायरुविक एसिड फिर और ऑक्सीडाइज होते हैं, टूटते हैं, तो दोनों पायरुविक एसिड कन्वर्ट होते हैं C2 कंपाउंड में। C2 कंपाउंड का नाम था एसीटाइल, C2H3O। ये दो एसीटाइल बने थे और इस प्रोसेस का नाम था सेकंड स्टेप, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हुआ था, पानी वाले हिस्से में हुआ था। इसका नाम था एसीटाइल कोएंजाइम है, यहाँ पे कोएंजाइम भी आया था। और यहाँ पे बेटा दो NAD बनी थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितनी NAD बनी? एसीटाइल के टाइम दो NAD बनी, ये पड़ी है माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, आगे ये दो एसीटाइल जो बने थे ये यहाँ पे और टूट गए थे 4 कार्बन डाइऑक्साइड में, और यहाँ पे दो प्रोसेस हुए थे, इन प्रोसेस का नाम था क्रेब्स साइकिल। ये तीसरा स्टेप था आपके एरोबिक रेस्पिरेशन का। क्रेब्स साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया के पानी वाले हिस्से में, जिसका नाम है बेटा मैट्रिक्स। तो दो प्रोसेस जो है ना आपके एसीटाइल कोएंजाइम में और क्रेब्स साइकिल, दोनों कहाँ हुए हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। अब क्रेब्स साइकिल में आपको पता होगा एक क्रेब्स साइकिल में 3 NAD बनी थी, यहाँ पे दो क्रेब्स साइकिल हुए, तो दोनों क्रेब्स साइकिल में कितनी NAD बनी? 6 NAD बनी थी यहाँ पे। तो आपकी 6 NAD जो है वो बनी थी क्रेब्स साइकिल में। अब देखें बेटा 6 NAD क्रेब्स साइकिल बनी, 2 NAD बनी एसीटाइल के टाइम, तो टोटल 8 NAD बनती हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दो प्रोसेस है, 2 NAD बनी साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस के टाइम। तो एक ग्लूकोज के टूटने से बेटा, एक ग्लूकोज के टूटने से NAD कितनी बनी मेरे बच्चे? 10 NAD बनी। और 10 कहाँ कहाँ सर? बेटा 2 NAD बनी ग्लाइकोलाइसिस में, 2 NAD बनी थी ग्लाइकोलाइसिस में साइटोप्लाज्म में, 2 NAD बनी एसीटाइल कोएंजाइम प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ था मैट्रिक्स में इसके टाइम। 6 जो NAD आपकी थी वो बेटा बनी थी क्रेब्स साइकिल के टाइम, आपको ये पता होगा, याद होगा। तो देखें बेटा ये 6 NAD और 2 NAD, 8 NAD ऑलरेडी पड़ी है माइटोकॉन्ड्रिया में, 2 NAD यहाँ पड़ी है साइटोप्लाज्म में। तो एक ग्लूकोज के टूटने से 10 NAD बनती हैं। अब दूसरी बात, ग्लूकोज जब टूटता है तो उससे 2 FAD बनती हैं, और ये दोनों की दोनों ही 2 FAD कहाँ बनती हैं? ये आपके यहाँ बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बनती हैं, और ये 2 FAD भी क्रेब्स साइकिल के टाइम ही बनती हैं। तो एक ग्लूकोज के टूटने से बेटा, एक ग्लूकोज के टूटने से 10 NAD बनती हैं, 2 FAD बनती हैं। ये थी वो प्रोडक्ट, ये 12 मॉलिक्यूल हैं टोटल, 10 NAD 2 FAD, 12 मॉलिक्यूल हैं। इन्हीं 10 NAD 2 FAD के ऊपर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जो बाकी आपकी 32 जो ATP बनेगी ना, देखें बेटा 4 ATP तो आपको मिल चुकी है ना, 2 ग्लाइकोलाइसिस में मिली सेल को नेट ATP, 2 ATP बनी थी क्रेब्स साइकिल के टाइम, वो दोनों ATP डायरेक्ट बनी थी। यानी डायरेक्ट ATP के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। बाकी जो 32 ATP जो बनेगी वो यहाँ पे बनेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए, और ये 32 NAD
एटीपी इसी से बनेगी, 10 एनएडी से और 2 एफएडी से, जिसको हम आज आगे डिस्कस करते हैं। तो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो प्रोसेस है बेटा, ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे फोल्ड पे, जिसका नाम है क्रिस्टी। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एरोबिक रेस्पिरेशन का स्टेप है या एनएरोबिक का? बेटा याद रखना, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का स्टेप है, ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन के 4 स्टेप हैं, ग्लाइकोलाइसिस, एसिटाइल क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का एक ही स्टेप था जिसका नाम था ग्लाइकोलाइसिस, और उसमें 2 ही एटीपी बनती थी, बाकी पूरा का पूरा पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में या अल्कोहल में। बाकी एरोबिक रेस्पिरेशन में ये 10 एनएडी बनती हैं, एनाएरोबिक में एनएडी नहीं बनती हैं, 2 ही बनती हैं, ग्लाइकोलाइसिस होता है ना एक। तो आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में 10 एनएडी बनती है ग्लूकोज से, 2 एफएडी बनती है। कहाँ कहाँ बनी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम देखें बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कीमियोओस्मोसिस भी होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी होती है। अब ये 2 वर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, इसको आगे पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, कीमियोओस्मोसिस ऑक्सीडेटिव फास्फोरिल कहाँ होता है बेटा? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ भाई? क्रिस्टी पे। क्रिस्टी माना ये इनर मेम्ब्रेन का फोल्ड दिखाई दे रहा है, इसे एक फोल्ड को हम क्रिस्टी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे फोल्ड होते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर, यहाँ पे होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस। और यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, आखिर में ऑक्सीजन एज ए आपका एक्सेप्टर के तौर यूज होता है। आप जो सांस ले रहे हैं ना ऐसे अंदर, ये सांस जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये सांस जाके यूज होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। सांस जो है ना ऑक्सीजन ना तो ग्लाइकोलाइसिस में यूज होती है, ना क्रेब साइकिल में, ना आपके एसिटाइल कोएंजाइम प्रोसेस में। ऑक्सीजन गैस सिर्फ ऐसे यूज होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, ये याद रखना, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन का ही स्टेप है, चौथा और आखिरी स्टेप है। प्रोकैरियोटिक सेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से 34 एटीपी बनती है, और यूकैरियोटिक सेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए 32 एटीपी बनती हैं। अब ये कैसे बनती हैं इसको आगे डिस्कस करते हैं। अब इसकी बात करते हैं रिएक्टेंट पे। बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के रिएक्टेंट क्या है? 10 एनएडी रिएक्टेंट है, 2 एफएडी रिएक्टेंट है। तो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 2 एफएडी रिएक्टेंट होते हैं, 10 एनएडी रिएक्टेंट होते हैं। और आगे हम देखें तो 32 एडीपी यूज होती हैं, जो कन्वर्ट होंगी 32 एटीपी में, और 6 ऑक्सीजन यूज होती हैं, जो आगे कन्वर्ट होंगी 6 वाटर में, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है। अब ये कैसे होता है मजाल, ये प्रोसेस कैसे होता है, इसको हम अब डिस्कस करते हैं। पहली बात देखें बेटा, ये देखें आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 प्रोसेस हुए थे, एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब साइकिल। तो मैट्रिक्स के अंदर बेटा एक प्रोसेस हुआ था जिसका नाम था एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो इसके टाइम हुआ क्या, ये मैट्रिक्स है, ये साइटोप्लाज्म का पानी वाला हिस्सा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये साइटोप्लाज्म से 2 पायरुविक एसिड आए थे, ये आए थे 2 पायरुविक एसिड C3H4O3, C3H4O3। अब ये दोनों पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुए थे C2H3O में, C2H3O में, और इस प्रोसेस का क्या नाम था? एसिटाइल कोएंजाइम है, ये एसिटाइल ग्रुप बना। और यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन था आपके एक पायरुविक एसिड का, वो रिलीज हुआ, दूसरे पायरुविक एसिड भाई हाइड्रोजन रिलीज हुआ था, और इसके नतीजे में 2 एनएडी बनी थी आपके यहाँ मैट्रिक्स में, ये 2 एनएडी बनी। आगे ये दोनों एसिटाइल कन्वर्ट हुए थे, क्रेब साइकिल हुआ था यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर। उस क्रेब साइकिल में 6 एनएडी बनी थी टोटल, और बेटा 2 एफएडी बनी थी। ये था आपका क्रेब साइकिल। क्लियर यहाँ तक बात? और अब देख लें आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने एनएडी पड़े हैं? 2 एसिटाइल के, 6 क्रेब साइकिल के, 8 एनएडी पड़ी है। 8 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 8 एनएडी पड़ी है, 2 एफएडी पड़ी है। तो 8 और 2 10 मॉलिक्यूल हैं, ये पड़े हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। 2 जो मॉलिक्यूल एनएडी के वो साइटोप्लाज्म पड़ते हैं, इन्हीं के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा। अब हम एनएडी को, एफएडी को आगे डिस्कस करेंगे, तो इसको मिटा लेते हैं बेटा। ये आपका मैट्रिक्स के अंदर आप देखें, ये तो चीजें खत्म होगी, ये जो भी कार्बन थे वो कन्वर्ट हो गए एक वेस्ट प्रोडक्ट में, जिसका नाम था CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपका ये मैट्रिक्स है बेटा। आपके इस मैट्रिक्स में 8 एनएडी पड़ी है। कितनी एनएडी बेटा? 8 एनएडी पड़ी है आपकी, 6 क्रेब साइकिल की, 2 एसिटाइल कोएंजाइम की, 2 एफएडी पड़ी है, ये 2। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, अब ये एनएडी और एफएडी ये दोनों मैट्रिक्स से चलकर जाएंगी ऊपर क्रिस्टी लेयर पे, और क्रिस्टी लेयर पे ये स्टार्ट करेंगी कौन सा प्रोसेस? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। अब होगा क्या, ये क्रिस्टी लेयर को आप जब देखोगे नहीं, क्रिस्टी फोल्ड जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को, तो इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन पे ये आपको प्रोटीन की कतारें दिखाई दे रही है बेटा। ये बहुत सारी प्रोटीन की कतारें होती हैं, ऐसे प्रोटीन यूं कतार में होते हैं, और इन कतार को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये प्रोसेस होता है एनएडी और एफएडी के जरिए। अब ये इतना सा जो हिस्सा है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी को हम यहाँ पे जूम करते हैं समझने के लिए। ये इतना सा हिस्सा है, इस इतने से बेटा हिस्से को हम यहाँ पे जूम करते हैं।
अब आप क्रिस्टी लेयर जो है ना फोल्ड है, इस फोल्ड को जब आप देखोगे इनर मेम्ब्रेन को, तो इनर मेम्ब्रेन भी बाय लेयर होती है मेरे बच्चे, और ये भी फास्फोलिपिड की ही बनी हुई होती है। और इस लेयर के ऊपर ये अलग अलग प्रोटीन के मॉलिक्यूल पड़े, और ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, पहला ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, और इस कॉम्प्लेक्स का बेटा नाम है, ये पड़ा इसका नाम है NAD, डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1 या NAD रिडक्टेज भी इसको कहेंगे। ये पहला कैरियर है जो ये पड़ा है, इसको यहाँ पे जूम किया हमने, ठीक है बेटा। दूसरा कैरियर यहाँ पे होता है ये, इसका नाम है FAD डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2 या FAD रिडक्टेज, और FAD रिडक्टेज इसको हमने यहाँ पे जूम किया है, क्लियर। तीसरी चीज यहाँ पे आता है, ये कैरियर प्रोटीन पड़ा है जिसका नाम है कोएंजाइम Q, जो ये पड़ा है कोएंजाइम Q। चौथा यहाँ पे कैरियर प्रोटीन होता है, इसका नाम है यूबिक्विनोन, ये रहा यूबिक्विनोन। चौथा के बाद पांचवा एक और कैरियर प्रोटीन आता है बेटा, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स 3, और ये कॉम्प्लेक्स 3 जो है ये बना हुआ है अलग अलग साइटोक्रोम का। कौन से साइटोक्रोम? साइटोक्रोम बी का, साइटोक्रोम बी का या प्रोटीन का बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखें तो आखिर में देखें ये एक और प्रोटीन आ रहा है, कैरियर प्रोटीन आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे, क्रिस्टी पे। इसका बेटा नाम यहाँ पे हमने लिखा है जिसका नाम है साइटोक्रोम सी। इसके बाद आगे एक और कैरियर प्रोटीन है जिसका नाम है साइटोक्रोम ए। आखिरी में आता है एक और कैरियर प्रोटीन जिसका नाम है साइटोक्रोम A3, और साइटोक्रोम A3 आखिरी वाले को हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे डिटेल में जूम करके हम पढ़ रहे हैं। बात आ रही है समझ में? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम यहाँ पे जूम करके पढ़ रहे हैं ताकि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब यहाँ पे होता क्या है बेटा, ये आपका NAD है, ये NAD है, ये NAD है। हमें एक NAD को उठाते हैं पढ़ने के लिए। NAD आएगा और NAD आएगा इसके पास, ये आ गया इसके पास। अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके बनाते हैं इसकी क्रिस्टी को। अब ये क्रिस्टी है बेटा, अब ये क्रिस्टी को हम थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं, ठीक है, ताकि ये चीज़ आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाए, रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े। सर सुरेश कुमार है तो रट्टा लगने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ याद करें। ये एक क्रिस्टी लेयर है, ये ऐसे बड़ा फोल्ड बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो इस क्रिस्टी लेयर के ऊपर ये आपके अलग अलग पड़े हैं कैरियर प्रोटीन्स, ये पड़े हैं कैरियर प्रोटीन। अब बेटा ध्यान दें, ये अंदर क्रिस्टी के अंदर क्या है, मैट्रिक्स है, और ये रहा मैट्रिक्स, ये हमने यहाँ पे बनाया है, ये मैट्रिक्स है ना, ये यहाँ पे बना, ये पड़ा है मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। आपकी NAD और FAD अभी कहाँ पड़ी है, मैट्रिक्स के अंदर। ये पड़ी है NAD और ये पड़ी है FAD, 8 NAD 2 FAD, ये मैट्रिक्स में पड़ी है, ये पड़ी है NAD FAD। और इसके अंदर आपकी जो इनर लेयर है ना, इसके अंदर होता है ये खाली हिस्सा। इस खाली हिस्से को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हमने यहाँ पे बनाया है समझने के लिए। तो ये जो पूरा जो हिस्सा है, इस हिस्से को हमने यहाँ पे जूम किया है। तो ये रहा आपका मैट्रिक्स, जो ये रहा, ये यूं समझो आप मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, पानी वाला हिस्सा, ठीक है बेटा। अंदर ये खाली स्पेस है जिसका नाम है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये रहे कि अलग अलग कैरियर प्रोटीन जिनको हमने यहाँ पे जूम करके बनाया। अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोसेस को। बहुत ईजी है बेटा। ये NAD है, NAD के पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है। अब NAD जो है ये हाइड्रोजन एटम दे देगा इसको कॉम्प्लेक्स 1 को, इसका नाम है NAD रिडक्टेज डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1। ये बहुत सारे प्रोटीन्स के ग्रुप्स होते हैं, तभी इनका नाम पड़ा कॉम्प्लेक्स 1। ये पहला नंबर है, तभी इसका नाम पड़ा कॉम्प्लेक्स 1। NAD क्या करेगा, ये अपना हाइड्रोजन एटम इसको दे देगा। NAD आएगा, ये देखो यहाँ पे NAD आ गया। अब NAD अपना हाइड्रोजन दे देगा इसको, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स 1, NAD रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 1। इसको ये NAD अपना हाइड्रोजन एटम दे देगा। हाइड्रोजन यहाँ पे टूट जाएगा इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में। अब इलेक्ट्रॉन जो होगा ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा आपका NAD1 कॉम्प्लेक्स 1। अब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकला तो इस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप मारेगा, ये आ गया ऊपर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गया, क्रिस्टी के ऊपर आ गया, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन लो एक्साइट लेवल आ गया, इलेक्ट्रॉन यूँ दौड़ने लगेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज होगी। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ ऊपर, ठीक। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन के बाद ये आपका हाइड्रोजन एटम है, NAD ने जो दिया है ना हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम पता है किसका है, ग्लूकोज का है। जो क्रेस साइकिल में ग्लूकोज टूटा उसमें हाइड्रोजन निकले थे, ग्लाइकोलाइसिस में जो हाइड्रोजन निकले थे, या आपके एसिटा कौन से कहते हैं जो ग्लूकोज के हाइड्रोजन निकले थे, 12 ग्लूकोज के हाइड्रोजन जो निकले थे उस 12 में से 10 हाइड्रोजन ले लिए बेटा किसने, NAD ने, 2 हाइड्रोजन ले लिए FAD ने। यही NAD FAD यूज होनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, और इसी से आपकी ATP बनेगी। तो आपका इलेक्ट्रॉन जो ऊपर आएगा, प्रोटॉन जो है इसको ये आपका NAD कॉम्प्लेक्स 1 पंप करेगा इसको अंदर। ये मैट्रिक्स है बेटा, मैट्रिक्स के अंदर ये प्रोटॉन पड़ा है NAD का। इस प्रोटॉन को, हाइड्रोजन एटम के इस प्रोटॉन को ये आपका ये कॉम्प्लेक्स 1 यूं पंप करेगा अंदर। ये प्रोटॉन आ गया अंदर, ये प्रोटॉन मैट्रिक्स से मूव हुआ
अंदर आ गया, इसमें कहाँ, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। तो प्रोटॉन देखें यहाँ मैट्रिक्स में था, इस प्रोटॉन को इसने पंप किया ये अंदर, ये आ गया प्रोटॉन अंदर। तो प्रोटॉन मूव हो रहे हैं मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। क्लियर है बात ये। तो ये प्रोटॉन जो है ये पंप किए जा रहे हैं, और इन प्रोटॉन को पंप करने में एनर्जी यूज होती है, एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की यूज हो रही है, इसी के जरिए प्रोटॉन मूव हो रहे हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। तो धीरे धीरे क्या होगा, मैट्रिक्स से जो भी प्रोटॉन है वो अंदर चले जाएंगे। तो प्रोटॉन जो है मैट्रिक्स से निकल के आ जाएंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो क्या हो रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन की तादाद बढ़ती जाएगी और मैट्रिक्स के अंदर प्रोटॉन की तादाद कम होती जाएगी। अब आगे देखें बेटा, अब इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया एनएडी ने, एनएडी रिडक्टेज इलेक्ट्रॉन देगा आगे इसको कोएंजाइम क्यू को, कोएंजाइम क्यू को। तो एनएडी रिडक्टेज तो था, इसने एनएडी से क्या लिया, हाइड्रोजन एटम लिया, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो एनएडी लिए। NADH ने रिडक्टेज ने इलेक्ट्रॉन दिए कोएंजाइम क्यू को, किसको, कोएंजाइम क्यू को दिए। अब कोएंजाइम क्यू ये इलेक्ट्रॉन देगा आगे कॉम्प्लेक्स 2 को, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, कोएंजाइम क्यू ये रहा बेटा, कोएंजाइम क्यू जो है ये इलेक्ट्रॉन आगे देगा इसको, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 बेटा आपका बना हुआ है साइटोक्रोम बी का। ऐसे 3-4 साइटोक्रोम बी के अलग अलग प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं जो आपके कोएंजाइम क्यू से इलेक्ट्रॉन को लेंगे। तो कोएंजाइम क्यू ने जब इलेक्ट्रॉन लिया तो इसने रिडक्शन की, आगे दिया तो इसने क्या की, ऑक्सीडेशन की। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब ये इलेक्ट्रॉन आगे कॉम्प्लेक्स 2 के पास। ये आपके बुक्स की बात है। एनसीईआरटी के जो बच्चे हैं उनमें ये लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में जो इंडियन बुक है, कि कोएंजाइम क्यू है ना आगे इलेक्ट्रॉन देता है एक और कैरियर प्रोटीन को, इसका नाम है यूबीक्विनोन। यूबीक्विनोन सिंथेटिक्स है, पंजाब टेस्ट है, फेडरल का जो बुक है, केपीके का बुक है, आज़ाद कश्मीर का जो बुक है, उसमें यूबीक्विनोन का जिक्र नहीं है। यूबीक्विनोन का जिक्र है एनसीईआरटी के बुक में। ठीक है बेटा। तो एनसीईआरटी वाले बच्चे थोड़े इसको ध्यान से सुन लें। बाकी पंजाब वगैरह सिंटेक्स वाले बच्चे या फेडरल वाले को बच्चे को यूबीक्विनोन को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आप यही याद रखो कि कोएंजाइम क्यू ने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन दे दिया कॉम्प्लेक्स 3 को, इन साइटोक्रोम बी को दे दिया इलेक्ट्रॉन। या एनसीईआरटी में ऐसा है कि ये कोएंजाइम क्यू इलेक्ट्रॉन देगा यूबीक्विनोन को, यूबीक्विनोन इलेक्ट्रॉन देगा कॉम्प्लेक्स 3 को। अब कॉम्प्लेक्स 3 किसका बना हुआ है, साइटोक्रोम बी का बना हुआ है। साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा साइटोक्रोम सी के पास, फिर साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम ए को, साइटोक्रोम ए इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम A3 को। ऐसे सीरीज में आपको ये कैरियर प्रोटीन याद करनी है। साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 जो होते हैं बेटा, इन दोनों को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4। क्लियर है आपके बात। तो ये हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया आपका NAD रिडक्टेज के बाद गया कोएंजाइम क्यू के पास, कोएंजाइम क्यू ने इलेक्ट्रॉन दिया आपके साइटोक्रोम बी को, साइटोक्रोम बी ने इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम सी को, साइटोक्रोम सी ने इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम ए को, साइटोक्रोम ए ने इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम A3 को। तो इलेक्ट्रॉन देखें आपके माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर यूं दौड़ रहा है बेटा, दौड़ रहा है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और ये प्रोटीन सारे कतार में होते हैं, इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यही है आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या है, इलेक्ट्रॉन आया NAD का कोएंजाइम क्यू के पास, कोएंजाइम क्यू ने आगे इलेक्ट्रॉन दिया बेटा किसको, साइटोक्रोम आपके बी को, साइटोक्रोम बी को दूसरे इलेक्ट्रॉन में कहते हैं कॉम्प्लेक्स 3। इस कॉम्प्लेक्स 3 ने इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम सी को, आगे साइटोक्रोम सी को, साइटोक्रोम सी ने इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम ए को, साइटोक्रोम ए ये रहा आपका साइटोक्रोम ए, फिर साइटोक्रोम ए ने आगे इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम A3 को। साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 को हम दूसरे इलेक्ट्रॉन कहते हैं कॉम्प्लेक्स 4। यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन गया आपके पास एटीपेज सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5, जिसको आगे डिस्कस करते हैं। तो आखिर में इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एटीपेज सिंथेज के यहाँ। ठीक है बेटा। अब थोड़ा ध्यान देना। अब भाई इलेक्ट्रॉन तो ये दौड़ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन में क्या लॉस हो रही है, एनर्जी। और ये इलेक्ट्रॉन किसने दिया बेटा, NAD ने दिया है। एक NAD का इलेक्ट्रॉन जब दौड़ेगा तो कितनी ATP बनाएगा, 4 ATP या 3 ATP, 2 ATP, कितनी, 3 ATP बनाएगा। एक NAD बेटा 3 ATP बनाता है, कितनी ATP, 3 बनवाएगा आगे जो हम पढ़ते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ रहे आगे चले गए। अब आखिर में प्रोटॉन जो यहाँ पे था, प्रोटॉन इसे NAD के हाइड्रोजन एटम का, प्रोटॉन को उसने पंप कर दिया NAD रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 1 ने अंदर। ये प्रोटॉन पंप हुआ मैट्रिक्स से कहाँ, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ये प्रोटॉन यहाँ पे आ गया। एक और कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम है FAD डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स 2, या इसको कहते हैं FAD रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा। तो FAD जो थी आपकी, दो जो FAD है, ये दोनों FAD अपना हाइड्रोजन एटम दे देंगे इसको, FAD रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 2 को। अब FAD रिडक्टेज इन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा,
और ये प्रोटॉन पड़े हैं FAD के, ये रहे। अब FAD के इन प्रोटॉन को ये FAD कॉम्प्लेक्स जो 2 है ये पंप करेगा इन प्रोटॉन को अंदर। ये प्रोटॉन अंदर आ गए किसमें, ये प्रोटॉन मैट्रिक्स से मूव होकर अंदर आ गए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो आपका ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स 2 या FAD कॉम्प्लेक्स। इसने FAD से हाइड्रोजन लिया और उसके प्रोटॉन को पंप कर दिया अंदर। ये देखिए प्रोटॉन जो भी है NAD FAD के, ये पंप होके अंदर आ रहे हैं इसमें, इस स्पेस में। इसका नाम है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये FAD जो है आगे इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको कोएंजाइम Q को। कोएंजाइम Q इलेक्ट्रॉन देगा आपका UP क्विनोन को, UP क्विनोन इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम B को या कॉम्प्लेक्स 3 को। साइटोक्रोम B ये इलेक्ट्रॉन आगे देगा साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन देगा कॉम्प्लेक्स 4 को यानी कि साइटोक्रोम A को। फिर साइटोक्रोम A ये सेम ही आपके FAD का इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम A3 को। आखिर में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा नीचे। क्लियर है बात। तो ये था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। NAD FAD दोनों अपने इलेक्ट्रॉन भी दे रहे हैं, प्रोटॉन भी दे रहे हैं इस आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को या कैरियर प्रोटीन को। अब इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहा था बेटा, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस हो रही थी। इसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को गेन कर रहा था प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो है ये सारे अंदर पड़े इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। प्रोटॉन को पंप यहाँ पे दो चीजें कर रही हैं। एक आपका NAD रिडक्टिव कॉम्प्लेक्स 1 है जो प्रोटॉन को पंप कर रहा है अंदर या मैट्रिक्स के अंदर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। दूसरा कॉम्प्लेक्स ये है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स 2 या FAD कॉम्प्लेक्स, वो भी FAD के प्रोटॉन को अंदर पंप कर रहा है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। दो ये कॉम्प्लेक्स हुए। तीसरा भी ये कॉम्प्लेक्स है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। वो कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स 4 बेटा। कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है ये भी प्रोटॉन को अंदर पंप करता है। जो प्रोटॉन बच्चे कुछ होते हैं जो पानी शानी टूटता है, इस पानी में जो प्रोटॉन बनते हैं, इन प्रोटॉन्स को पंप करने वाला कौन होता है, कॉम्प्लेक्स 4 होता है। कॉम्प्लेक्स 4 भी इन प्रोटॉन्स को अंदर ले लेगा, ये ले लेगा आपके मैट्रिक्स से प्रोटॉन को अंदर कहाँ, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो टोटल 3 कॉम्प्लेक्स हैं जो प्रोटॉन को अंदर पंप करते हैं मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। वो 3 कॉम्प्लेक्स कौन से बेटा, एक कॉम्प्लेक्स 1 है, एक कॉम्प्लेक्स 2 है, एक है कॉम्प्लेक्स 4। ये 3 कॉम्प्लेक्स हैं जो प्रोटॉन को अंदर पंप करते हैं। तीसरा नंबर कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन को पंप नहीं करता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में सभी कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे वर्क है, सभी कॉम्प्लेक्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना, पर प्रोटॉन को अंदर पंप करना इन तीनों का काम है। ठीक है बेटा, ये क्लियर बात। अच्छा, अब ये प्रोटॉन आ गए अंदर, सारे कहाँ आ गए, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। अब इन्हीं प्रोटॉन्स को पंप करेगा बाहर की तरफ। वो पंप करने वाला ये बड़ा सा एक एंजाइम यहाँ पे मौजूद है, एक स्पेशल चैनल मौजूद है आपकी इस क्रिस्टी के ऊपर या इनर मेम्ब्रेन के अंदर। ये रहा ये बड़ा सा एक सुराख, इसका बेटा नाम क्या है, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स है। ये एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ पे जूम किया है। ठीक है, अब एटीपी सिंथेस पता है क्या करेगा, ये अंदर जो प्रोटॉन पंप होके अंदर आए हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स इन प्रोटॉन को पंप करके बाहर निकालेगा और एटीपी को बनाएगा। एटीपी को बनाने वाला ये होता है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स या ये एटीपेज एंजाइम होता है। ठीक है बेटा, अब एटीपेज एंजाइम जो इसमें 2 सुराख होते हैं। अंदर की तरफ जो सुराख है जो खुलता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, इस सुराख का नाम है F0 चैनल। बाहर की तरफ जो मैट्रिक्स की तरफ जो इसका सुराख खुलता है, सुराख का नाम है F1 पार्टिकल या F1 चैनल। और F1 चैनल जो है इसको हम कहते हैं आपके एटीपी सिंथेस का हेड, और F0 को हम कहते हैं आपके एटीपी सिंथेस का टेल या पूंछ। बात आ रही है बेटा समझ में? हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, हर बुक्स की चीजें पढ़ रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्टली बात समझ में आ जाए। ठीक है बेटा। अच्छा, तो F0 क्या है, ये टेल होती है, पूंछ होती है, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स की टेल है। और F0 ये सुराख किसकी तरफ ओपन होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये रहा देखो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तरफ ये सुराख है। अच्छा, बाहर की तरफ जो सुराख है ना ये मैट्रिक्स की तरफ, इसका नाम क्या है, इसका नाम है F1 चैनल या F1 या इसको हेड भी कहते हैं। तो ये 2 सुराख है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के। अब एटीपी सिंथेस का कॉम्प्लेक्स का जो F0 चैनल है ये क्या करेगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से प्रोटॉन लेगा। ये प्रोटॉन लिए, कितने प्रोटॉन लेगा, 3 प्रोटॉन। ये एक प्रोटॉन, ये दूसरा, ये तीसरा। बेटा ये 3 प्रोटॉन देखें, ये आ रहे हैं, बात आ रही है समझ में। 3 प्रोटॉन जो है इसको ये पंप करेगा बाहर की तरफ। तो एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से इन प्रोटॉन को लेगा और प्रोटॉन को ये पंप करेगा, बाहर निकालेगा। ये निकाल रहा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से प्रोटॉन को लेके बाहर कहाँ, मैट्रिक्स में छोड़ रहा है। और यही जो प्रोटॉन बाहर निकलेंगे, 3 जब प्रोटॉन निकलेंगे, कितने बेटा, 3 प्रोटॉन। तो 3 प्रोटॉन जब निकलेंगे ना ओवरऑल बाहर, तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, इसके नतीजे में बनेगा एटीपी। क्या बनेगा बेटा, एटीपी बनेगा।
तो ये देखें बेटा, ये 3 प्रोटॉन निकले, ये प्रोटॉन निकल गए। अब ये प्रोटॉन जैसे ही निकले 3, तो 3 प्रोटॉन निकलते ही इस आपके एटीपी संतृप्त कॉम्प्लेक्स में इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये एडीपी को और फास्फेट को आपस में मिला सकता है। एडीपी आपका क्या है कि न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है। एडीपी बेटा, ये एडीपी बना हुआ है राइबो शुगर का, और आपके नाइट्रोजन बेस इसका नाम है एडेनाइन का, और एडीपी के बाद 2 फास्फेट होते हैं। ये आया है तीसरा फास्फेट आपका, ये तीसरा फास्फेट कहाँ से आया है? फास्फोरिक एसिड से आया है, ठीक है बेटा। तभी इसको फास्फेट को हम आई लगाते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक चीज है ये। फास्फोरिक एसिड इनऑर्गेनिक चीज है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थोड़ी है ये अपना फास्फेट डोनेट करता है। ये फास्फेट और एडीपी, ये दोनों चीजें पड़ी हैं आपके एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के पास। अब एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स को 3 प्रोटॉन ने एनर्जी दे दी। अब ये एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स इन फास्फेट को मिला देगा आपकी एडीपी के साथ, बॉन्ड बना देगा इसके साथ। तो ये तीसरा फास्फेट ऐसे आपकी एटीपी से अटैच हो जाएगा। तो जैसे ही एडीपी के पास फास्फेट अटैच हुआ, तो एडीपी फास्फेट के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी में। ये बन गई आपकी एटीपी। क्या बन गई बेटा? एटीपी बन गई है। क्लियर बात? अच्छा जी, आगे चलें। तो आपकी एडीपी और ऐसे एटीपी बन गई। एटीपी पता है कहाँ बनी है? F1 चैनल के पास। एटीपी कहाँ बनी बेटा? मैट्रिक्स के अंदर। एटीपी कहाँ से बनी? प्रोटॉन की एनर्जी से। हाउ मेनी प्रोटॉन? 3 प्रोटॉन। और ये प्रोटॉन कहाँ थे बेटा? ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में थे। ये प्रोटॉन कहाँ से आए बेटा? ये आपके कैरियर प्रोटीन, इन्होंने प्रोटॉन को पंप किया था मैट्रिक्स से। ये प्रोटॉन कहाँ से आए बेटा? ये एनएडी और एफएडी ने दिए हैं। एनएडी और एफएडी का प्रोटॉन कहाँ से आए बेटा? हाइड्रोजन एटम से। हाइड्रोजन एटम सर कहाँ से आया बेटा? हाइड्रोजन एटम यहाँ से आया, क्रेब साइकिल में, एसिटाइल कोएंजाइम साइकिल में। बात आ रही है समझ में? और ये एसिटाइल कोएंजाइम में, क्रेब साइकिल में ये हाइड्रोजन कैसे बना बेटा? ग्लूकोज के टूटने से बना। ग्लूकोज का ये हाइड्रोजन एटम है जो यहाँ पे यूज हो रहा है एटीपी को बनाने में। अच्छा, अब ध्यान दे बेटा, यहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हायर थी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और मैट्रिक्स में प्रोटॉन जो है इसकी कंसंट्रेशन लो है। तो प्रोटॉन को एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स पंप करता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और इसी प्रोटॉन की मूवमेंट को हम कहते हैं कीमियो ऑस्मोसिस। ये लफ्ज देखा पड़ा है ना? कीमियो ऑस्मोसिस का बेटा मतलब होता है मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड कीमियोऑस्मोसिस। सिंपल लफ्जों में कहे तो कीमियोऑस्मोसिस मतलब है जब प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से हाई कंसंट्रेशन, ज्यादा ताजा से मूव करें लो कंसंट्रेशन की तरह, तो इसी प्रोटॉन के पंप को निकलने को हम कहते हैं कीमियोऑस्मोसिस। अच्छा, ये जो एटीपी बनी है बेटा, इस एटीपी के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन लफ्ज का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, या फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय कैरियर प्रोटीन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, या फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन क्रिस्टल लेयर, या इन द एनर्जी या बाय द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ NADNFAD इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो यही था ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। एटीपी बना, ये प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। प्रोटॉन पंप हुए बाहर की तरफ, इसका नाम है कीमियोऑस्मोसिस। और ये इलेक्ट्रॉन जो मूव हुए, तो इस कतार, इस प्रोटीन की कतारों को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो तीनों ही आपके टर्म एक ही जगह पे हमने डिफाइन कर लिए। क्लियर है बात? तो इन तीनों ही प्रोसेस के जरिए एटीपी बनती है। अब एक स्पेशल बात बेटा, एक NAD जो है, एक NAD उसने अपना हाइड्रोजन जो दिया है, उस एक NAD के एक इलेक्ट्रॉन से पता है कितनी एटीपी बनती है? 3 एटीपी। बेटा कितनी एटीपी? 3 एटीपी। तो बेटा एक NAD आपका बनाता है 3 एटीपी को। एक NAD का जब इलेक्ट्रॉन भागेगा ना, तो इसके नतीजे में 3 प्रोटॉन पंप होते हैं अंदर, 3 प्रोटॉन। अब आप कहेंगे सर NAD ने तो हाइड्रोजन एक ही दिया है। बेटा एक ही दिया है बिल्कुल, पर 2 प्रोटॉन है और पंप होते हैं। ये प्रोटॉन 2 एक्स्ट्रा होते हैं जो पड़े हुए होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। बात आई समझ में? तो एक NAD बेटा कितनी एटीपी बनवाता है? 3 एटीपी। अब देखें बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल कितनी NAD थी? 8 थी, 8 NAD। 6 आपके क्रेब्स साइकिल की, 2 थी एसिटाइल कोएंजाइम की। 8 NAD थी आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एक NAD 3 एटीपी बनाती है। तो 8 NAD जब यहाँ पे यूज होंगी, तो 8 NAD बेटा कितनी एटीपी बनाएंगी?
8 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो बेटा यहाँ पे जो टोटल एटीपी बनती है वो 24 बनती हैं। 8 NAD से कितनी एटीपी बनेगी यहाँ पे? 24 एटीपी यहाँ पे बनती हैं, खाली 8 NAD से। अच्छा, अब बात करते हैं FAD की। एक FAD बेटा 2 एटीपी बनाता है, कितना? 2। और आपके क्रेब्स साइकिल में टोटल कितनी FAD बनी? 2 बनी है। एक FAD 2 एटीपी बनाएगा तो 2 FAD कितनी एटीपी बनाएंगे? 4 एटीपी। ये 2 FAD जब अपना प्रोटॉन दे देंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से जब यहाँ पे पंप होंगी, बाहर निकलेंगे ना प्रोटॉन, तब कितनी एटीपी बनेगी? 4 एटीपी बनेगी। तो भाई साहब 2 एटीपी बनती हैं एक FAD से। FAD यहाँ पे 2 थी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, तो 4 एटीपी बनती हैं भाई साहब आपकी FAD से। बात आई क्लियर? क्लियर? अब आगे देखें बेटा, तो जो भी NAD FAD बनी थी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, 8 NAD 2 FAD, उनसे टोटल एटीपी कितनी बनी? 28 एटीपी। 28 एटीपी यहाँ पे बनी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इस एटीपी संतुलित कॉम्प्लेक्स ने 28 एटीपी बनाई है। अब चलते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ। बेटा साइटोप्लाज्म में भी 2 NAD पड़ी है आपके ग्लाइकोलाइसिस की बात आ रही है समझिए। ग्लाइकोलाइसिस में भी 2 NAD बनी थी। अब ये 2 NAD भी अंदर आएंगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हिस्सा लेगी। तो एक NAD 3 एटीपी बनाएंगी, यहाँ पे 2 NAD कितनी एटीपी बनाएंगी? 6 और एटीपी बनेगी। अब थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये सेल कौन सा है? ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल की जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर है ना बेटा, ये साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म आप समझ जाए। साइटोप्लाज्म में 2 NAD पड़ी है आपके किसकी? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की। अब ये दोनों NAD आएंगी इस माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। अब होता क्या बेटा, यहाँ पे इनके साथ मजाक हो जाता है 2 NAD के साथ। तो यहाँ पे बेटा इन NAD की जो है ना, ये इम्परमिएबल लेयर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर लेयर है बेटा, ये इम्परमिएबल लेयर होती है। ये 2 NAD इसके अंदर नहीं आ सकती, इम्परमिएबल लेयर है। ये तो मसला हो गया। अगर 2 NAD की ये हाइड्रोजन एटम नहीं यूज हुए तो 6 एटीपी का तो नुकसान हो जाएगा ना, नुकसान करना नहीं है। अब होगा क्या, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की ये 2 FAD है ना जो यूज हुई हैं अभी, जिसने 4 एटीपी बना लिए, ये दोनों FAD अब आएंगी यहाँ। ये दोनों FAD बाहर निकल के आपकी आ जाएंगी कहाँ? साइटोप्लाज्म में। FAD के लिए माइटोकॉन्ड्रिया आउटर लेयर परमिएबल होती है, NAD के लिए ये मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है। तो देखें बेटा, ये 2 FAD माइटोकॉन्ड्रिया की निकल के आ गई बाहर, ये FAD आ गई। FAD जो है ये FAD 2, अब ये दोनों FAD, ये साइटोप्लाज्म की दोनों NAD है ग्लाइकोलाइसिस, इससे हाइड्रोजन ले लेंगी। तो इससे हाइड्रोजन ले लिया FAD ने ले लिया। अब ये दोनों FAD आ जाएंगी अंदर। अब ये दोनों FAD आ गई, ये दोनों FAD अब देंगी, ये दोनों FAD अब अंदर आएगी। अब ये दोनों FAD देंगी इसको NAD या FAD रिडक्टेज को 2 हाइड्रोजन देगी। तो इसके नतीजे में 4 और एटीपी बनेगी। तो 2 FAD और यूज हुई, उसके नतीजे 4 एटीपी और बनी। ठीक है बेटा, तो इसके नतीजे देखो टोटल आपके यूकैरियोटिक सेल में FAD कितनी यूज हुई? 2 तो पहले थी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थी क्रेब्स साइकिल वाली, 2 और FAD आई आपके साइटोप्लाज्म की NAD से हाइड्रोजन लेके। तो टोटल 4 NAD यूकैरियोटिक सेल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज होती हैं। 4 FAD के नतीजे में 8 एटीपी बनती हैं। एक FAD 2 एटीपी बनाती हैं, तो 4 जो है FAD कितनी बनाएंगी? एटीपी 8 एटीपी बनाएंगी। 2 पहले वाले FAD क्रेब्स साइकिल वाली, 2 ग्लाइकोलाइसिस वाली। तो ऐसे आपकी 8 एटीपी बेटा बनती हैं FAD से। कितनी? 8 एटीपी। अच्छा, बाकी 24 एटीपी वो तो NAD से बनी। 24 और 8 कितनी हुई? 32 एटीपी बेटा, 32 एटीपी यहां पे बनती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए इन यूर यूकैरियोटिक सेल। तो हमने यहां पे बात की थी ना यूकैरियोटिक सेल में 32 एटीपी बनती है, वो ऐसे बनती है। 32 कैसे बनी भाई? 8 NAD यूज होते हैं डायरेक्ट। एक NAD 3 एटीपी बनाएंगी तो 8 कितनी बनाती है NAD? 24 एटीपी यहां बनाएंगी। 2 FAD यूज होती है क्रेब्स साइकिल वाली, वो 2 FAD से 4 एटीपी बनी। 24 और 4 28 हुई। 2 NAD फिर यही सेम माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के जाएंगी ग्लाइकोलाइसिस के टाइम, जो 2 NAD बनी नहीं उससे 2 हाइड्रोजन ले लेंगे, क्योंकि वो 2 NAD बेचारी अंदर नहीं आ सकती ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर ये 2 FAD आ जाती है, इसके नतीजे में 2 एटीपी का हमें नुकसान हो जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया इम्परमिएबल है इसकी वजह से। अच्छा, तो 2 FAD जब आएंगी तो 4 एटीपी और बनेंगी। तो 28 और 4 32 एटीपी बनती है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। अब देखें 32 एटीपी बनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, 2 एटीपी बनी थी क्रेब्स साइकिल के टाइम। तो 32 और 2 कितनी होगी? 34 एटीपी हुई। अच्छा, 2 एटीपी नेट बनी थी आपके ग्लाइकोलाइसिस के टाइम। 34 और 2 कितनी होगी? 36 एटीपी। तो बेटा एटीपी कहाँ बनी? देखें ग्लाइकोलाइसिस के टाइम टोटल बनी थी ग्रॉस एटीपी 4, जिसमें 2 एटीपी तो सेल ने खर्च की थी ना,
तो हम बचत को काउंट करेंगे। 2 एटीपी नेट बनी थी आपके ग्लाइकोल एसिड में, आपकी ऐसे 2 एटीपी डायरेक्ट सबसे लेवल फास्फोराइलेशन के बनी थी क्रेब्स साइकिल के टाइम। 32 एटीपी यहाँ बनी है कीमियो ऑस्मोसिस के जरिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए। तो 32 2 कितनी होगी 36 एटीपी ऐसे बनी। और 36 में से ये जो एटीपी बनी है ग्लाइकोल एसिड के टाइम क्रेब्स साइकिल के टाइम, ये डायरेक्ट बनी थी सबसे लेवल फास्फोराइलेशन के जरिए। सबसे लेवल फास्फोराइलेशन के जरिए 4 एटीपी बनी, कीमियो ऑस्मोसिस के जरिए या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए 32 एटीपी बनी। ऐसे आपके प्रोकैरियोटिक सेल में नेट एटीपी 36 बनती हैं, ओवरऑल 38 बनती हैं। 2 को माइनस करेंगे ना एटीपी की, जो ग्लाइकोल एसिड में प्रोसेस को शुरू करने के लिए भी आपके सेल ने 2 एटीपी खर्च की थी, तो नेट एटीपी ऐसे 36 बन गई। अब बट थोड़ी बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 34 एटीपी बनती हैं, क्योंकि उसका रीजन ये बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ना आपका बैक्टीरिया, ये देखो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर भी यहाँ पे ग्लाइकोल एसिड हुआ था, उसमें 2 एनएडी बनी। अच्छा, क्रेब्स साइकिल हुआ था, उसमें 6 एनएडी बनी थी, ठीक है बेटा। अच्छा, ऐसे 2 एनएडी बनी थी एसिटाइल कोएंजाइम के टाइम। तो अब प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में आप देख लें कितनी एनएडी बनी है, 2 आपकी ग्लाइकोल एसिड की, 2 एसिटाइल की, 6 क्रेब्स साइकिल की, 10 एनएडी पड़ी है यहाँ पे, 10 एनएडी पड़ी है। और 2 एफएटी यहाँ पे भी बनी थी आपके प्रोकैरियोटिक सेल में आपके क्रेब्स साइकिल के टाइम। तो ये सारी एफएटी पड़ी है, बराबर है, नंबर का कोई फर्क नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में दोनों। अब होता क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन करती है मीजोसोम, ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का अंदर फोल्ड होता है, इस फोल्ड को कहते हैं मीजोसोम। और मजे वाली बेटा, मीजोसोम हर एनएडी के लिए परमिएबल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल में याद रखना मेरे बच्चे, 10 की 10 एनएडी यूज होती हैं, 10 की 10। एक एनएडी 3 एटीपी बनाती है, तो 10 एनएडी कितनी है एटीपी बनाएंगे, 30 एटीपी। 2 एफएटी ये भी यूज होगी इस मीजोसोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए, तो इसमें 4 एटीपी और बनेगी ना, एक एफएटी 2 एटीपी बनाती है, 4 एफएटी कितनी एटीपी बनाएगी, तो 4 एटीपी बनेगी एफएटी से। तो 4 एटीपी और 30 एटीपी कितनी होगी, 34 एटीपी। ये था प्रोकैरियोटिक सेल की बात। तो प्रोकैरियोटिक सेल में 10 की 10 एनएडी यूज होती हैं। यूकैरियोटिक सेल में 10 एनएडी यूज नहीं हुई हैं, यूकैरियोटिक सेल में 8 एनएडी यूज हुई हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थी, 6 क्रेब्स साइकिल वाली, 2 एसिटाइल वाली। तो ऐसे 24 एटीपी बनी। 2 जो एफएटी बनी थी यहाँ आपके साइटोप्लाज्म में, वो यूज हुई ही नहीं, इम्परमिएबल होती है आउटर लेयर, इस वजह से 2 एटीपी का यूकैरियोटिक सेल में नुकसान हो जाता है। तो ओवरऑल बचे टोटल एटीपी प्रोकैरियोटिक सेल में 34 बनती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, 4 बनती है ग्लाइकोल एसिड में, 34 और 4 38 हुई। 2 एटीपी बनती है प्रोकैरियोटिक सेल में क्रेब्स साइकिल के टाइम। तो प्रोकैरियोटिक सेल में टोटल 40 एटीपी बनती है, ग्रास एटीपी, -2 कर दो, ग्लाइकोल एसिड में खर्च हुई। तो प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा ओवरऑल एरोबिक रेस्पिरेशन में नेट एटीपी 38 बनती हैं, 2 ग्लाइकोल एसिड में, 2 क्रेब्स साइकिल में, 34 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। हमारा जो यूकैरियोटिक सेल में इसमें टोटल 38 एटीपी बनती हैं, ग्रॉस माना टोटल एटीपी 38, 4 क्रेब्स साइकिल के टाइम, 2 क्रेब्स साइकिल के टाइम, 4 ग्लाइकोल एसिड के टाइम, और 32 बनती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के टाइम। अच्छा जी, इसमें से 2 को माइनस कर दो ग्लाइकोल एसिड की, तो 36 एटीपी नेट है। तो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में 38 बनी नेट, यूकैरियोटिक सेल में नेट एटीपी बनती है 36। उसका रीजन आपके सामने है, एनएडी का ना अंदर आने की वजह से 2 एटीपी का नुकसान हो गया। क्लियर है बात। ये था आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब आखिरी एक और चीज रह गई है, ट्विस्ट तो भी रह गया है। वो ट्विस्ट ये बेटा देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा था, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके ये प्रोटॉन पंप हुआ, उस प्रोटॉन से एटीपी बना। अब ये जो प्रोटॉन है एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स ने छोड़ दिया है मैट्रिक्स में, कहाँ मैट्रिक्स में। अब ये प्रोटॉन और नीचे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन एटम। ये बन गया हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल गए मैट्रिक्स में। अब इस हाइड्रोजन एटम को या इस इलेक्ट्रॉन को आखिर में लेने वाला होता है ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन। ये वही ऑक्सीजन है जो आप सांस लेके अंदर ले रहे हो। ये ऑक्सीजन अंदर जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, ये आपकी बॉडी है बेटा, ये आपकी बॉडी है। आपकी बॉडी में गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गई खून में गई सेल में, सेल में ऑक्सीजन कहाँ गई, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा ऑक्सीजन कहाँ गई, क्रिस्टी पे, क्रिस्टी के आखिर में ये ऑक्सीजन होती है यहाँ पे मौजूद। और ये ऑक्सीजन आपके इलेक्ट्रॉन ले लेती है, प्रोटॉन ले लेती है। तो ऑक्सीजन के साथ जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलेंगे तो हाइड्रोजन एटम बनेगा। ऐसे ये एक ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन लेता है, 2। तो 2 हाइड्रोजन एटम, यही पंप वाले हाइड्रोजन एटम और यही इलेक्ट्रॉन
इसको ऑक्सीजन ले लेगा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है वाटर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है बेटा, इस वेस्ट प्रोडक्ट का नाम होता है पानी, H2। और इस पानी में जो हाइड्रोजन पड़ा है, हाइड्रोजन यही है, ये हाइड्रोजन है आपका। ऑक्सीजन कहाँ से है, ऑक्सीजन आपने सांस जो अंदर लेके लिया है वो है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आखिर में ये वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है वाटर। तो अब पढ़ते हैं ओवरऑल रिएक्टेंट। तो एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स जो था, ये कैरियर प्रोटीन तेज का नाम था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, प्रोटॉन पंप हुए कीमियो एटीपी बना, इसका नाम है ऑक्सीफॉस्फोरिलेशन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेटा क्या क्या रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट यही थे, एनएडी आपकी 10 एनएडी, 10 नहीं थी वैसे 8 थी, 2 एफएडी थी, 2 और एफएडी आते हैं तो हम कहेंगे 4 एफएडी यूकेरियोट सेल में यूज होती हैं, 10 एनएडी ओवरऑल होती है आपके प्रोकैरियोट सेल के अंदर। तो बहरहाल तो 2 एफएडी यूज हुई, 10 एनएडी यूज हुई, वो कन्वर्ट हुई 2 एफएडी में 10 एनएडी में। आगे देखें 32 एडीपी यहाँ पे यूज हुई, वो 32 एडीपी कन्वर्ट हुई 32 एटीपी में यूकेरियोट सेल में। ऐसे आपके प्रोकैरियोट सेल में 34 एटीपी बनती है बेटा। तो प्रोकैरियोट सेल की बात आए तो उसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 34 एडीपी यूज होती हैं, कितनी 34। 6 ऑक्सीजन गैस यहाँ पे यूज होती हैं, वो 6 ऑक्सीजन गैस कन्वर्ट होती है 6 वाटर में, वेस्ट प्रोडक्ट में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा बनता है बेटा, वो पानी बनता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूजफुल प्रोडक्ट कौन सा बनता है, वो एटीपी बनता है। क्लियर है मेरे बच्चे। अब आपने इक्वेशन पढ़ी होगी ना रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन की इक्वेशन ये कि रेस्पिरेशन जो एरोबिक है उसमें कितने ऑक्सीजन यूज होते हैं, 6 ऑक्सीजन। और आगे चलकर ये ग्लूकोज टूटता है C6H12O6। अच्छा जी, ग्लूकोज टूटा तो से क्या बना वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, कितने कार्बन से 6। ये ग्लूकोज के 6 कार्बन देखो CO2 की फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं। आगे आखिर में वेस्ट प्रोडक्ट क्या बना हुआ, पानी बना बेटा। और क्या बनी 36 एटीपी, हम यही लिखते हैं इक्वेशन। तो 36 एटीपी कहाँ बनी, ये याद होना चाहिए मेरे बच्चे। 2 ग्लाइकोलाइसिस में बनी, 2 क्रेब साइकिल बनी, सब्सिडियो फॉस्फोलिपिड, 32 एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनी, ये हो गई 36 एटीपी। 6 पानी कहाँ बने, 6 पानी बेटा यहाँ बने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आखिर में। अच्छा 6 कार्बन से कहाँ बने, 4 कार्बन से गैसें क्रेब साइकिल में बनी थी, 2 कार्बन ऑक्साइड गैसें एसीटाइल कोएंजाइम के टाइम बनी थी, ये होती 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैसें वेस्ट प्रोडक्ट। अच्छा ग्लूकोज कहाँ टूटा, साइटोप्लाज्म, फिर पायरुवेट बना, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में आया, एसीटाइल कोएंजाइम में क्रेब साइकिल में मुकम्मल टूट गया। ऑक्सीजन कहाँ यूज हुई बेटा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज हुई। अब आप पूरी इक्वेशन को अच्छी तरह से डिटेल के साथ कॉन्सेप्ट के साथ याद कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से हमने पूरी डिटेल में चैप्टर को, इस चीज़ को, रेस्पिरेशन को डिस्कस कर लिया है। कंफ्यूज होने की बेटा ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, कुछ नहीं है। एनएडी एफएडी प्रोटॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन भागते हैं, दौड़ते हैं, बस यही याद कर लो बस। और आखिर में 32 एटीपी बनती हैं बस। क्लियर बात है। अच्छा जी, तो ये सब हो गया। अब आप अगर सिंटेक्स वाले बच्चे हैं, पंजाब वाले बच्चे हैं, नेशनल टैक्स वाले नहीं, सिंध और पंजाब और एनसीईआरटी वाले बच्चे, वो ऐसे याद करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कि भाई पहले कैरियर होता है एनएडी और एफएडी। एनएडी एफएडी इलेक्ट्रॉन देते हैं कोएंजाइम क्यू को, कोएंजाइम क्यू देता है आपके साइटोक्रोम बी को, साइटोक्रोम बी देता है साइटोक्रोम सी को, फिर साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, आखिर में आता है ऑक्सीजन एज ए एक्सेप्टर के। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा प्रोटॉन देगा और पानी बन जाएगा। यही था आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस। क्लियर है बेटा ये। बाकी कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो तो पूछ लें कमेंट में, उसका मैं क्वेश्चन दूंगा, आंसर दूंगा। और अगर टॉपिक समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से दोबारा ये लेक्चर देख लेना, मैंने हर चीज अच्छी तरह से कॉन्सेप्टली आपको समझा दी है। 5 सेकंड के लिए ये वीडियो पॉज होगा ताकि अगर स्क्रीनशॉट भी ले सकूं। तो बड़ा एक शॉर्ट वीडियो हम बना रहे हैं इस पूरे रेस्पिरेशन को समराइज करके, ताकि आपको कॉन्सेप्टली चीज थोड़ी समझ में आ जाए, हर एक चीज। तो बड़ा हुआ क्या था, ये साइटोप्लाज्म है आपका, ये पूरा सेल मैंने बड़ा बनाया है ताकि आपको चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। यहाँ से आपका रेस्पिरेशन शुरू हुआ था। तो रेस्पिरेशन शुरू हुआ था बेटा ग्लूकोज से, ये रहा ग्लूकोज, ये आपके साइटोप्लाज्म पड़ा है। ग्लूकोज यहाँ पे टूटा था 10 अलग अलग स्टेप्स के जरिए। ग्लूकोज टूटा 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 अलग अलग स्टेप्स के जरिए। ग्लूकोज 6 कन्वर्ट हुआ था फ्रक्टोज में, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टो 1,6 बायफास्फेट, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, 3 फास्फेट, 3 फास्फोग्लिसरेट, 2 फास्फोग्लिसरेट, फास्फिनोपायरुवेट, पायरुवेट। ये था आपका ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है बेटा। तो और आप यूं ही समझो कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटा 2 मॉलिक्यूलों में। ये 2 मॉलिक्यूल कौन से थे बेटा, C3H4O3, C3H4O3।
इन दो मॉलिक्यूल का नाम क्या था? पायरुवेट या पायरुविक एसिड। बात एक ही है, ठीक है बेटा, पायरुवेट या पायरुविक एसिड, ये दो मॉलिक्यूल यहाँ पे बने। इस प्रोसेस का नाम था ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या था? C6 कंपाउंड कन्वर्ट हुआ C3 कंपाउंड में, और C3 कंपाउंड कितने बने? 2 साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ग्लूकोज टूटा यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल में। अब यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस को शुरू करने के लिए आपके सेल ने 2 ATP खर्च की थी, ठीक है बेटा, और इसके नतीजे में 4 ATP यहाँ पे बनी हुई थी। ये ATP डायरेक्ट बनी थी ग्लाइकोलाइसिस में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सबसे लेवल फास्फोरिलेशन। डायरेक्ट ATP बनी थी, ठीक है बेटा। अच्छा, तो इसमें 2 ATP को तो माइनस करेंगे ना, तो ग्रास ATP भले ग्लाइकोलाइसिस में 4 हुई हैं, तो ATP जो आपकी ग्रास जो 4 बनती हैं ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस में, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में आपको ATP कितनी बनी बेटा? 2 ATP मिली। ये सबसे लेवल फास्फोराइलेशन के जरिए 2 ATP बनी। ये कहाँ बनी? साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है बेटा। और इसके नतीजे में यहाँ पे जो ग्लूकोज टूटा, इससे हाइड्रोजन निकले टोटल कितने? 4 हाइड्रोजन। ये 4 हाइड्रोजन को यहाँ पे ले लिया 2 NAD ने, तो NAD कन्वर्ट होगी NADH में। ये था आपका ग्लाइकोलाइसिस। अब पायरुविक एसिड जो 2 बने, ये दोनों आगे जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ये रहा आपका ऑर्गेनेल जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों पायरुविक एसिड आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये आ गए माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ये पानी वाला ऐसा है जिसका नाम है बेटा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आ गए ये 2 पायरुवेट। यहाँ पे 2 पायरुवेट कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा किसमें? एसिटाइल में, C2H3O, C2H3O, ठीक। पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ किसमें? एसिटाइल में। तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में क्या आया? C3H4O3, C3H4O3, ये आया था 2 पायरुविक एसिड। ये दोनों कन्वर्ट हो गए इसमें C2H3O, C2H3O एसिटाइल में। अच्छा, तो इसमें पायरुविक एसिड में 4 हाइड्रोजन एटम थे, यहाँ पे तो 3 पड़े। एक हाइड्रोजन कहाँ गया बेटा? एक हाइड्रोजन यहाँ गया, लास्ट हुआ D हाइड्रोजन से हुआ, एक NAD बना। इसका भी एक हाइड्रोजन लास्ट हुआ तो NAD बना। तो यहाँ पे NAD कितने बने? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एसिटाइल के टाइम 2 NAD बने। कितने? 2 NAD बने। 2 NAD बन गए यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे देखो पायरुविक एसिड में 3 कार्बन थे ना, यहाँ पे तो 2 पड़े हैं। बाकी कार्बन कहाँ गया बेटा? बाकी कार्बन ये रहा, ये रहा। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन पायरुविक एसिड में 3 थी, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। बाकी 2 ऑक्सीजन कहाँ गए? वो बेटा ये रहे, कार्बन से गैस बनी। क्लियर बात है? अच्छा, एक कार्बन से गैस बनी, एक पायरुविक एसिड से। यहाँ पे तो 2 पायरुविक एसिड थे, उसमें भी एक कार्बन से गैस बनी। तो कार्बन से गैसें कितनी बनी पायरुविक एसिड के टाइम? ऑक्सीडेशन के टाइम पायरुविक एसिड की 2 कार्बन से गैसें बनी, 2 NAD बनी। तो ये 2 कार्बन से गैसें 2 NAD ये कहाँ बनी? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ बनी? माइटोकॉन्ड्रिया में। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस था, साइटोप्लाज्म हुआ। दूसरा स्टेप ये था एसिटाइल कोएंजाइम के टाइम, ठीक है बेटा। यहाँ पे कोई ATP नहीं बनी है, तो कार्बन से गैस बनी है बेटा। 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैसें आपकी कहाँ बनी है? माइटोकॉन्ड्रिया में भाई साहब। और ये कौन से प्रोसेस में बनी है? एसिटाइल कोएंजाइम A के प्रोसेस के टाइम, ठीक है बेटा। आगे देखें, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में दोनों ये मैट्रिक्स के अंदर ही कन्वर्ट होते हैं एक रिएक्शन के जरिए। ये 2 प्रोसेस होते हैं, इन 2 प्रोसेस का नाम है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल, ठीक है बेटा। क्रेब साइकिल में क्या होगा? ये 2 कार्बन इसके ये कन्वर्ट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे क्रेब साइकिल। ये 2 आ गए, ये ऑक्सीजन आ गए। इससे ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और ऐड होते हैं, वो पानी के होते हैं ऑक्सीजन। तो इसके नतीजे में 2 कार्बन से बनी एक क्रेब साइकिल में, 2 कार्बन से गैस बनती है दूसरे क्रेब साइकिल में। देखो ये 2 कार्बन है एसिटाइल के, ये 2 कार्बन कन्वर्ट हो गए इस क्रेब साइकिल से 2 CO2 में, 2 ये एसिटाइल के कार्बन से गैस क्रेब साइकिल के जरिए कन्वर्ट होगी 2 और CO2 में। तो 4 कार्बन से गैसें बनती हैं क्रेब साइकिल के जरिए। ईच क्रेब साइकिल से 2 CO2 बनते हैं। तो भाई साहब 4 कार्बन से गैसें बनी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में ही, और ये 4 बनी क्रेब साइकिल के जरिए। क्लियर है? तो टोटल कार्बन से गैसें कितनी बनी बेटा? 6 कार्बन से गैसें बनी आपके ग्लूकोज के टूटने से, ठीक है। तो आप ऐसा लिखते हैं ना 6O2 एरोबिक रेस्पॉन्स की इक्वेशन C6H12O6। तो इससे रिलीज क्या हुआ? 6 कार्बन से गैस रिलीज हुई और 6 पानी के मॉलिक्यूल रिलीज हुए और 36 ATP बनी। तो ये आप समझ पा रहे हैं? ग्लूकोज तो टूट रहा है, ये समझ में आ रहा है आपका? ग्लूकोज यहाँ तक टूट चुका है। अच्छा, 6 जो कार्बन से गैसें आप इक्वेशन लिखते हैं एरोबिक रेस्पॉन्स, वो 6 कार्बन से कहाँ बनी? वो यहाँ पे बनी। 2 एसिटाइल के टाइम बनी, 4 क्रेब साइकिल के अंदर बनी, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ATP को देखें, 2 ATP यहाँ पे बनी नेट, 2 ATP आपकी क्रेब साइकिल बनी। एक क्रेब साइकिल में 1 ATP बनती है ना, तो 2 क्रेब साइकिल हुए, तो 2 ATP बनी क्रेब साइकिल में। तो 2 ATP नेट यहाँ पे बनी क्रेब साइकिल में, 2 ATP आपको यहाँ पे मिली ग्लाइकोलाइसिस में, नेट ATP।
तो ये 4 एटीपी बनी है टोटल, ये डायरेक्ट बनती है एटीपी, इसको सबसे लेवल फास्फोरिलेशन कहते हैं। तो 2 एटीपी बनती है क्रेब्स साइकिल के टाइम, इसको हम कहते हैं सबसे लेवल फास्फोरिलेशन, डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब यहाँ पे देखें क्रेब्स साइकिल में क्या बना था, और क्रेब्स साइकिल में 6 एनएडी बनी थी और 2 एफएडी बनी थी, दोनों को मिला के हम कह रहे हैं, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब ध्यान देना, तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में देखो 6 एनएडी पड़ी है क्रेब्स साइकिल की, 2 एनएडी पड़ी है एसिटाइल की, 8 एनएडी पड़ी है टोटल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितनी एनएडी पड़ी है बेटा, 8 एनएडी। अच्छा जी, 2 पड़ी है माइटोकॉन्ड्रिया में एफएडी, 2 पड़ी है जो दोनों किसकी है, क्रेब्स साइकिल की। 8 एनएडी कहाँ बनी, 6 क्रेब्स साइकिल में और 2 एसिटाइल के टाइम। अच्छा, अब ये एनएडी और एफएडी यही मॉलिक्यूल आगे चलकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे, जो हमने अभी डिस्कस किया आपके इस लेक्चर के अंदर। अब ये एनएडी एफएडी जहां ऊपर जाएंगे, ये ऊपर क्रिस्टल लेयर है, क्रिस्टल लेयर पे ये कैरियर प्रोटीन्स पड़े हैं ऐसे कतार में, ये क्रिस्टल लेयर ये फोल्ड होता है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन पे। अब ये एनएडी अपना एनएडी यहाँ पे आएगा, एनएडी अपना हाइड्रोजन दे देगा, एफएडी भी यहाँ पे आएगा, एफएडी भी अपना हाइड्रोजन दे देगा। एनएडी अपना हाइड्रोजन किसको देगा, एनएडी रिडक्टेंस को, एफएडी देगा एफएडी रिडक्टेंस को। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन यूँ दौड़ेंगे, फिर एनएडी आगे इलेक्ट्रॉन को क्यू को देगा, फिर वो देगा साइटोक्रोम बी को, फिर सी को, फिर ए को, फिर ए3 को, ऐसे, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम क्यू के पास, फिर साइटोक्रोम बी, फिर सी, फिर ए, फिर ए3, आखिर में इलेक्ट्रॉन को ले लेगा ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। आजा आगे देखिए, प्रोटॉन यूं पंप होगा अंदर, ये प्रोटॉन अंदर आ गया, तो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से प्रोटॉन अंदर आ गया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, प्रोटॉन सारे ऐसे अंदर आते जाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। अच्छा, अब ये एफएडी भी अपना प्रोटॉन ऐसे दे देगा, वो भी अंदर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, ये प्रोटॉन अंदर आ गया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। आखिर में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को प्रोटॉन के जरिए पंप किया जाता है, आखिर में एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स था, उसका अंदर ये सोराख था F0, बाहर था F1 चैनल। इसने क्या किया, इस ल्यूमिन या इस आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से प्रोटॉन को यूं अंदर पंप करके बाहर निकाला, और इसके पास क्या था, इसके पास एडीपी थी, एडीपी और फास्फेट, इन्होंने एडीपी और फास्फेट को आपस में मिला दिया, नतीजे में क्या बन गया, एटीपी बन गई। अच्छा, एक एनएडी के प्रोटॉन से कितनी एटीपी बनेगी, 3, यहाँ पे एनएडी कितनी है, 8 है, एक एनएडी 3 एटीपी बनाती है, 8 एनएडी से कितनी एटीपी बनेगी बेटा, 24 एटीपी। अच्छा, एक एफएडी 2 एटीपी बनाता है, तो 2 एफएडी कितनी एटीपी बनाएंगी, 4 एटीपी। तो 4 एटीपी एफएडी से बनी 26 और 24 बनी 8 एनएडी से, ठीक। अब आगे देखें, ये पड़ी है माइटोकॉन्ड्रिया में 2 और एनएडी। बेटा ये 2 एनएडी बेचारी भागती आती है माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, मगर क्या ये मेम्ब्रेन इसको अंदर ही नहीं आने देती है, ये मेम्ब्रेन है इम्परमिएबल होती है एनएडी के लिए। अब होगा क्या, यही 2 एफएडी अपना हाइड्रोजन देने के बाद वापस आएंगी, ये आएंगी, ये 2 एफएडी आ गई कहाँ, साइटोप्लाज्म में, ये दोनों एफएडी आपके इस एनएडी से हाइड्रोजन ले लेंगी, ये दोनों एफएडी, फिर ये दोनों एफएडी आएंगी, फिर से आएगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हिस्सा लेंगी, तो 2 एफएडी से 4 और एटीपी बनेगी, एक एफएडी से 2 एटीपी, तो 4 एटीपी और बनती हैं, कहाँ से, 2 एफएडी से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए। तो इसके नतीजे क्या बना, देखो कितनी एटीपी बनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, 2404 28, 2804 32 एटीपी बनी। तो देखे बेटा 32 एटीपी बनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसमें, और 4 एटीपी पहले बन गई थी, एक ग्लाइकोल 2 ग्लाइकोसाइड 2 क्रेब्स साइकिल टाइम, तो 2 2 4 4 और 32 36 एटीपी, ऐसे बन गई 36 एटीपी आपकी। तो 36 एटीपी कहाँ का बनी, ये क्लियर है, एटीपी 3 जगहों पे बनी है, ग्लाइकोलास में, क्रेब्स साइकिल में, इसको सबसे फास्फोरेट कहते हैं, और 32 एटीपी बनी कीमी ऑस्मोस के जरिए। तो ये था आपका ओवरऑल रेस्पायरेशन, जिसको हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो रेस्पिरेशन बड़ा शुरू साइटोप्लाज्म हुआ, खत्म जाके माइटोकॉन्ड्रिया होता है। 3 स्टेप होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, एसिटाइल कोएंजाइम में, क्रेब्स साइकिल, ये 2 स्टेप मैट्रिक्स में होते हैं। तीसरा स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है आखिरी, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इसमें इस पार्ट आखिर में पानी बनता है, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, प्रोटॉन को ऑक्सीजन जो आपने सांस में ली थी, ये ऑक्सीजन जाके आखिरी रिसेप्टर होगा जो इस प्रोटॉन को हाइड्रोजन ले लेगा, जिससे पानी बनेगा। तो ये थी आपकी इक्वेशन। तो इसमें ऑक्सीजन कहाँ यूज हुआ बेटा, ऑक्सीजन यूज हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, आखिरी एक्सेप्टर था। ग्लूकोज कहाँ टूटा, ग्लूकोज पहले टूटा ग्लाइकोलास में, फिर आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आगे चलकर टूटे थे एसिटाइल कोएंजाइम में, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके, फिर आखिर में ये ग्लूकोज के 2 हाइड्रोजन बचे थे वो टूट गए क्रेब साइकिल में, ठीक। ऐसे ग्लूकोज का मुकम्मल खलास हो गया। अच्छा, ग्लूकोज के 12 के बाद हाइड्रोजन कहाँ गए बेटा, ग्लूकोज के 12 हाइड्रोजन को 10 एनएडी ने उठाया, 2 एफएडी ने उठाया, कहाँ, ये 10 एनएडी कैसे कैसे बनी, 3 जगहों में बनी। अच्छा, कैसे, 2 एनएडी बनी आपकी ग्लाइकोलास में, ये रही, 2 एनएडी बनी एसिटाइल के टाइम माइटोकॉन्ड्रिया में, जो ये रही, ठीक है।
अच्छा 6 NAD बनी क्रेब्स साइकिल में, जो मैट्रिक्स में बनी, जो ये रही। अच्छा नेक्स्ट FAD दोनों कहाँ बनी, ये FAD दोनों के दोनों क्रेब्स साइकिल में बनी। अच्छा अब ये सारी की सारी जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, NAD और FAD यही ATP बनाती है। अच्छा जी, कार्बन से गैस की बात करते हैं बेटा। कार्बन से गैसें 6 बनी, कहाँ कहाँ, 2 कार्बन से गैसें बनी एसिटाइल कोएंजाइम कीटोन, 4 कार्बन से गैसें बेटा आपकी बनी क्रेब्स साइकिल कीटोन। अच्छा जी, आखिर बात है वाटर, पानी पूरा का पूरा कहाँ बना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ATP कहाँ कहाँ बनी ये हम वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। चलो ATP का भी लिख लेते हैं, आपको आप थोड़ा याद रखो। 36 ATP बनी बेटा, ये ATP 2 प्रोसेस बनी। एक प्रोसेस था, इसका नाम था सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, माना डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ ATP। सबसे लेवल फास्फोरिलेशन से टोटल कितनी ATP बनी, 4। कहाँ कहाँ सर बेटा, ये 4 ATP यहाँ बनी। 4 ATP में से 2 ATP आपकी ग्लाइकोलाइसिस में बनी थी नेट, 2 ATP बनी क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में सबसे फास्फोरिलेशन हुआ था, तो वहाँ पे भी कितनी ATP बनी थी, 2। अच्छा जी, 32 ATP आपकी बनी है कीमियो ऑस्मोसिस के जरिए, और ये 32 ATP कहाँ बनी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो 36 में से बेटा सबसे लेवल फास्फोरिलेशन से कितनी ATP बनती है, 4 ATP। 4 कहाँ, ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP, क्रेब्स साइकिल में 2 ATP बनी, ठीक है बेटा। बाकी 32 ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनी NAD और FAD की एनर्जी से, ऐसे बन गई 36 ATP। तो हमने हर एक चीज को मैंने आपको पढ़ा लिया है, इसको आप अच्छी तरह याद करो। कोई भी सवाल आ जाए, किसी भी लेवल का आ जाए, आप कर लोगे, आई एम 100% श्योर।